मुलायम सिंह के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, पीवी नरसिंह राव के लिए कौन से नहीं किया गया, बीपी सिंह के खिलाफ क्या आंदोलन था और कौन कौन से वो बड़े बड़े अखबारों में छपते थे वही नारे। भारतीय जनता पार्टी के इतने कद्दावर नेता जो वो आज जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सीआर भी अब नितिन नवीन लिख रहे हैं, तो वो व्यक्ति अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो विधानसभा की सीट, और ऐसे व्यक्ति से चुनाव हारे जो पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। वो 18 साल से भी एक सवा लाख के आसपास नए वोटर आने हैं ऐसा बताया जा रहा है। तो ये बदलेगा कुछ तस्वीर आने वाले समय में? क्या इलेक्शन में वोटिंग पैटर्न बदल रहा है? दतिया में हमने देख लिया, हम बांकीपुर देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये कुछ नए बदलाव की तरफ तो नहीं हो रहा है? ये जिस जनजी को आप गाली दे रहे थे, जिसको आपने डंडे पड़वाए, जिनको आपने जो है जेलों में डलवाया, जिन पे आपने मुकदमे लगवाए, वो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। और क्या यहाँ से नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, बीजेपी मुख्यालय बुलाया गया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक ले रहे हैं, वो जो अभी हार कर आए हैं, तो वो क्या है? वो क्यों ये आपाधापी सी अभी अचानक मची? पूरे देश में 30-35 करोड़ अगर वो वोटर है जिसको आप यूथ मानते हैं, जो जनजी वाली श्रेणी में आता है, तो निश्चित रूप से आपके लिए उत्तराखंड बीजेपी को कोई ज़्यादा खतरा तो नहीं? 2 उपचुनाव के जो नतीजे आए, पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट ढूंढने की बात आ रही है, ये और बड़ी गंभीर बात है। अगर आप मतलब 9.5 साल का कार्यकाल हो गया बीजेपी का और उसके बाद स्थिति यह है कि अब आप सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि इसका मतलब स्थितियां बहुत खराब हैं। आखिरकार वो विधायक जिनके खिलाफ आज एंड इनकम्बेंसी के लेवल ये आ गया कि 47 में से 32 हार रहे हैं, तो इसका मतलब आपने पिछले 4.5 साल में जनता के अनुरूप काम नहीं किया, ये विधायक सोते रहे। बिहार और मध्य प्रदेश में और गुजरात में अभी 3 सीटों पर उपचुनाव निपटा है। गुजरात तो बीजेपी का गढ़ रहा है, एज यूजुअल जो होना था वही हुआ। रिकॉर्ड वोट से गुजरात की एक उपचुनाव की सीट बीजेपी जीत गई, लेकिन जो कुछ बिहार में हुआ और जो कुछ मध्य प्रदेश में हुआ, दतिया में और बांकीपुर, ये एक ऐसा घाव बीजेपी को मिला है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक सीट थी जहां पर उपचुनाव बीजेपी हार गई। कहां पर कमियां रही, आगे के लिए रणनीतियां क्या होंगी, और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, खासकर जहां चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, वहां बीजेपी के लिए रणनीति में क्या बदलाव होने जा रहा है, सोच बदल रही है। बीजेपी ठीक चुनाव से 6 महीने पहले, 5 महीने पहले जो स्ट्रेटजी बनाती है अलग अलग राज्यों में, क्या उसमें अब कुछ बदलाव बीजेपी करेगी? बात उत्तराखंड की कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी आज बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम नेता, कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं, वो दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में मंथन चल रहा है। और लक्ष्य है आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव। क्या उसकी रणनीति तय होगी? कई तरह की खबरें इस बीच अब सोशल मीडिया में चल रही हैं कि आने वाले समय में बीजेपी किस मूड से और किस तेवर के साथ और क्या प्लानिंग के साथ जाने वाली है, उस पर बहुत कुछ अब अखबारों में भी छप रहा है, सोशल मीडिया में भी लोग बात कर रहे हैं। मैं बातचीत के लिए मेरे साथ गजेंद्र रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गजेंद्र जी, बिहार दूर है, मध्य प्रदेश भी दूर है, उत्तराखंड बीजेपी को कोई ज़्यादा खतरा तो नहीं? 2 उपचुनाव के जो नतीजे आए, चुनाव का जो ये आया है परिणाम, उससे निश्चित रूप से भाजपा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और जिन नितिन नवीन को आप केंद्र में लेकर आए, आपने भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने से पुराने अनुभवी लोगों को ठिकाने लगाने के बाद एक ऐसा प्रयोग किया कि भाई जो हमारे अमन करेगा हम वो करेंगे, और एक ऐसे युवा चेहरे को आप लेकर आए जिन पे पहले दिन आरोप लगे कि तो परिवारवाद की विषबेल से निकले हैं। पहले उनके पिताजी वहाँ विधायक हुआ करते थे, फिर वो हो गए उनके सीट पर। वो प्रयोग आज इनके लिए इसलिए उल्टा पड़ गया कि वो सीट तो जो कह रहे थे कि तो इनके लिए जो है केक और जो है की तरह है, ये तो खा जाएंगे, लेकिन जो परिणाम है वो बताता कि जब भारतीय जनता पार्टी के इतने कद्दावर नेता जो वो आज जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सीआर भी अब नितिन नवीन लिख रहे हैं, तो वो व्यक्ति अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो विधानसभा की सीट, और ऐसे व्यक्ति से चुनाव हारे जो पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। 2014 से पहले वो आपके साथ ही काम कर रहे थे। तो इसका मतलब जो आम जनमानस है, जिस जनजी को आप गाली दे रहे थे, जिसको आपने डंडे पड़वाए, जिनको आपने जो है जेलों में डलवाया, जिन पे आपने मुकदमे लगवाए, वो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। और ये जो इम्पैक्ट बांकीपुर से निकला हुआ है
वो आपने पहले भी देखा है, जब हम बद्रीनाथ में देख रहे थे कि बहुत बड़ी बातें की जा रही थी, महेंद्र भट्ट की सीट हार गए थे आप, मंगलौर वाली सीट आप हार गए थे। तो उपचुनाव में जिसके लिए पहले ये कहते हैं कि जो सत्ताधारी दल है उसी को वोट पड़ता है, तो आप हार रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जो ट्रेंड आगे आगे बढ़ के अब निकल के आ रहा है, जो कल तक कहते थे कि भाई हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट पड़ जाएगा, मज़ारों के नाम पे वोट पड़ जाएगा, लव जिहाद लैंड जिहाद के नाम पर और डेमोग्राफी चेंज के नाम पर वोट पड़ जाएगा, वो सारी वस्तुस्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। और आप जितनी बार उन बच्चों को चिढ़ाएंगे, जो आंदोलनकारियों के लेके जो आपके शब्द हैं, जो आज आप उनको थ्रेट कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो तमाम यही लोग हैं जिन्होंने जीवन में कोई आंदोलन नहीं लड़ा है। मेरा मानना है कि अगर आप आंदोलनकारी शक्तियों को उनको इस प्रकार से ललकारेंगे, कभी आपने यहाँ कहा माओवादी हैं, फिर आपने कहा वो सड़क छाप हैं, अब आप कह रहे हैं कि दूसरे देशों से वो गवर्न हो रहे हैं, जो तमाम बातें कही गई हैं, और हम तो इन आंदोलनों के साक्षी हैं। हमें मंडल कमीशन का आंदोलन भी याद है, उस समय हम स्कूल डेज़ में थे। उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन हमने अपनी खुली आंखों से देखा है। ऐसे तमाम ऐसे आंदोलन जिसमें पूरा जोश खरोश, और मुझे तो आज तक एक एक वो नारा याद है जो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उन्हीं भाजपा के जो आज बहुत सारे तो विधायक भी बने हुए हैं, वो और हम मिलकर लगाते थे नारे, एक साथ लगते थे नारे। मुलायम सिंह के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, पीवी नरसिंह राव के लिए कौन से नहीं किया गया, बीपी सिंह के खिलाफ क्या आंदोलन था, और कौन कौन से वो बड़े बड़े अखबारों में छपते थे वही नारे। अगर आप उसको दिल पे लेकर आओ, अब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो बात आपको बांकीपुर से लेकर दतिया में और बद्रीनाथ से लेकर मंगलौर में मिली है, वो निश्चित रूप से और कंटिन्यू हो सकता है। ये जो जेनजी का आपने जिक्र किया, दिल्ली बहुत नज़दीक है उत्तराखंड के। जेनजीज एक संख्या मोटे तौर पर अभी 15 सितंबर को अब SIR हो रहा है, तो फाइनल जो सूची है वो आ जाएगी, पता चलेगा कि कौन सी आयु वर्ग में कितने लोग कहाँ कहाँ हैं, वो कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये बताया जाता है कि 35 का लगभग एक एवरेज है, ज़्यादातर वोटर हैं वो 18 साल से भी एक सवा लाख के आसपास नए वोटर आने हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये क्या ये बदलेगा कुछ तस्वीर आने वाले समय में? क्या इलेक्शन में वोटिंग पैटर्न बदल रहा है? दतिया में हमने देख लिया, हम बांकीपुर देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये कुछ नए बदलाव की तरफ तो नहीं हो रहा है? ये बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, वोटर का जो माइंडसेट है वो क्या बदलने वाला है? क्या उसके लिए रणनीति बदलनी पड़ेगी? इस जेएनजी आंदोलन में जो चीज़ें निकल कर आई हैं, एक तो वो भ्रम लोगों का टूटा जो ये कहते थे कि भाई लोगों को हिंदू मुसलमान वाले फ्रेम में बनाए रखेंगे, उस चीज़ से वो यंगस्टर आपको बाहर ले आया, और उसके बाहर लाने का ही परिणाम है कि जिस मीडिया को आपने पिछले 12 साल से अपनी जेब में रखा हुआ है, आप उस मीडिया का इस्तेमाल करने की बजाय रात 11 बजे रील बना रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ से एड्रेस कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। वो भ्रम भी टूटे कि गोदी मीडिया के भरोसे आप जीत नहीं पाओगे। आपने जो समय समय पर जो जितनी स्ट्रेटेजी आज तक बनाई, वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग से बाहर आई है, और दतिया से लेकर बांकीपुर का तो तात्कालिक मामला है। बद्रीनाथ में कितनी ताकत लगाई गई, मंगलौर में कितनी ताकत लगाई गई, क्या नहीं झोंका गया। और अभी तो हमने देखा कि भारत सरकार का ऐसा कौन सा मंत्री है जो बांकीपुर में और दतिया में नहीं दिखाई दिया आपको। उत्तराखंड में हमने खटीमा उपचुनाव देखा था, योगी आदित्यनाथ बुलाने पड़े चुनाव प्रचार के लिए, वो जो चंपावत का चुनाव, जब आप खटीमा हार गए थे, तो जब चंपावत का उपचुनाव जीतने के लिए आपको योगी आदित्यनाथ बुलाने पड़ गए, तो इसका मतलब आपको महसूस हो गया कि इतना आसान नहीं है। ये चीज़ें बता रही हैं कि समय के साथ साथ जो वोटर है, जो नया वोटर जो अब 30-35 करोड़ तक जाने वाला है, जब आप अगले चुनाव में जाएंगे तो पूरे देश में 30-35 करोड़ अगर वो वोटर है जिसको आप यूथ मानते हैं, जो जनजी वाली श्रेणी में आता है, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और कितनी बार आप खाली बोतल से दूध नहीं पिला सकते हैं किसी को, ये चलेगा नहीं फार्मूला। आपने जितने वायदे किए हैं आपको पूरे करने पड़ेंगे। और अगर आपने वो विक्टिम कार्ड खेलने वाली स्थिति है, जो कवरिंग फायर दी जा रही है प्रधानमंत्री को लेकर, देश के मंत्रियों को लेकर, विधायकों को लेकर, अरे भाई आंदोलनकारी अगर सत्ता में बैठे हुए आदमी को नहीं गरियाएगा तो किसको गरियाएगा? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सुननी पड़ेगी, विधायक को भी सुननी पड़ेगी, सांसद को सुननी पड़ेगी, भारत सरकार के मंत्रियों को सुननी पड़ेगी, प्रधानमंत्री को सुननी पड़ेगी। अगर आप नहीं सुन रहे और आप ये सोचेंगे कि उनको डरा देंगे, आप कह रहे हैं कि आप उनको जो है कोर्ट कचहरी में धक्का नहीं खिलवाना चाहते, ये तो सीधे सीधे धमकी है। आप कह रहे हैं कि हम आपको ये सब करने जा रहे हैं। तो अगर जितना ज़्यादा आप उनको प्रताड़ित करोगे, तो मेरा मानना है कि ये जो रिजल्ट आया तात्कालिक रूप से, जिसके बाद से वो एक नई चर्चा शुरू हो गई कि नितिन नवीन को लाना कितना नुकसानदायक हुआ, महेंद्र भट्ट को बनाना क्या था,
ये सारे प्रयोगों पर दूसरे दलों के साथ साथ इसमें सबसे ज़्यादा मंथन अगर कोई कर तो भाजपा के लोग कर रहे हैं, वो संघ के लोग कर रहे हैं। और वही तो चर्चा बाहर निकल कर आ रही है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई 47 में से 32 सीटों पर उत्तराखंड में जो है आप जो है हारने की स्थिति में पहुंच गए। फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपको प्रचंड बहुमत देकर क्या हासिल हुआ। आखिरकार वो विधायक जिनके खिलाफ आज एंड इनकम्बेंसी के लेवल ये आ गया कि 47 में से 32 हार रहे हैं, तो इसका मतलब आपने पिछले 4.5 साल में जनता के अनुरूप काम नहीं किया। ये विधायक सोते रहे, इनको काम करने का जो है ढंग नहीं था। ये लोग उस लहर में आके जीत गए कि प्रधानमंत्री ने आके यहाँ रैलियाँ कर दी, योगी आदित्यनाथ ने कर दी, अमित शाह ने कर दी, आपने जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला दी, सब चीज़ चला दी आपने। वो सब करने के बाद उत्तराखंड के लोगों ने 47 सीटें आपको दी। और आज जब सर्वे आ रहे हैं, उन्हीं के संघ के सर्वे आ रहे हैं कि 32 लोग हारने जा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि जो समय है वो बदल रहा है। और समय के साथ साथ अगर आप जन भावना के साथ नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसी प्रकार की जो है मार पड़नी तय है जनता से। ये जो दिल्ली में आज कोर ग्रुप की बैठक भी बुलाई गई है, ये क्या बदलता हुआ माहौल और वो जो अब स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं भीतर खाने, जैसा आप बता भी रहे हैं कि भाई कोई सर्वे है संघ ने किया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, और उसमें जो अखबारों में दिल्ली में खबरें लगी हैं, आज मैं पढ़ रहा था, उसमें यहाँ तक भी लिखा है कि लोगों में नाराज़गी, जैसे युवाओं की नाराज़गी का भी जिक्र किया गया है। अब दिल्ली में लिखा है, उसको कई बीजेपी के लोग भी इधर उधर शेयर कर रहे हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो कहते रहें, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो वो जो चीज़ निकल कर सामने आ रही है, उसकी वजह से क्या यहाँ से नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, बीजेपी मुख्यालय बुलाया गया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक ले रहे हैं, वो जो अभी अभी हार कर आए हैं, तो वो क्या है, वो क्यों ये आपाधापी सी अभी अचानक मची? और ये आपाधापी बहुत दिनों से चल रही है। आपको ध्यान होगा जब नितिन नवीन पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद देहरादून आए थे, तो उससे पहले एक अलग बैठक करवाई गई। उसमें मुख्यमंत्री के साथ अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत को बिठाया गया, अलग से फ़ोटो खिंचवाए गए, कहा कि डिनर डिप्लोमेसी है, जो गुण दोष उनको दूर करवाया जा रहा है। अरविंद पांडे के घर जाना पड़ा मुख्यमंत्री को, ये सब करवाया गया। और उसके बावजूद जब चीज़ें संभल नहीं रही हैं तो निश्चित रूप से अब चूंकि अब आप इलेक्शन मोड में ले गए अपने आप को, अभी इलेक्शन कब होंगे नहीं होंगे तो पता नहीं है, लेकिन चूंकि सत्ताधारी दल अपना उस मोड में चला गया है, चारों तरफ इलेक्शन की बात की जा रही है, इलेक्शन कमीशन की तैयारियों की बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से जो सर्वे आया है उस सर्वे को लेकर भी उस कोर ग्रुप में चर्चा हो रही होगी। उन बातों पर भी चर्चा हो रही होगी कि भाई जो प्रदेश प्रभारी थे बीजेपी के, वो अभी तक हटाए नहीं गए हैं। जो इनके महामंत्री संगठन थे अजय कुमार, उनको हटाया गया, वो प्रयोग का क्या होगा। महेंद्र भट्ट को रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा ये क्लियर कट नहीं है। पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट ढूंढने की बात आ रही है, ये और बड़ी गंभीर बात है। सेफ सीट। अगर आप मतलब 9.5 साल का कार्यकाल हो गया बीजेपी का, और उसके बाद स्थिति यह है कि अब आप सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि इसका मतलब स्थितियां बहुत ख़राब हैं। और वो जो 32 विधायक हैं जो नकारा साबित हो गए हैं, जिनके लिए ये है कि वो जीत नहीं पाएंगे अब, तो ये दिखा रहा है कि प्रचंड बहुमत से जो आशा उम्मीद जगी थी इस प्रदेश के भीतर, तो वो एक प्रकार से बेलगाम हो गए। उस बेलगाम होने के बाद जो इस प्रदेश ने खोया है, इस प्रदेश को जो नुकसान हुआ है, हो सकता है कि उन्हीं इशूज़ के ऊपर वो कोर ग्रुप की बैठक हो रही हो। और मेरा मानना है कि जो भी चीज़ें पहले गलती इनसे हुई हैं, जो अहंकार दिखाया गया, जो घमंड दिखाया गया, जो सत्ता की ताकत दिखाई गई, पुलिस बल दिखाया गया, फर्जी मुकदमे और झूठी चार्जशीटों की तो बहुत लंबी फहरिस्त इस प्रदेश के भीतर है, उन सब का भी जो मुझे लगता है इम्पैक्ट दिखाई देने लगा। और निश्चित रूप से जो बांकीपुर और दतिया में हुआ, वो आने वाले समय में यहाँ के एमएलएज को, मिनिस्टर्स को, तमाम लोगों को उस आक्रोश को झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि ये बारंबार जिस अंदाज में आंदोलन करने वाले युवाओं को गालियाँ दी गई, उनको थ्रेट किया गया, उन पर मुकदमे लगे, तो मुझे मानना है कि उन बच्चों के साथ उनका अभिभावक भी खड़ा होगा, उनके माँ बाप भी खड़े होंगे। और वो आक्रोश इसी रूप से निकल के आता है कि आपकी इतनी बड़ी सत्ताधारी दल जो है बांकीपुर में वोट मांग रहा था, दतिया में वोट मांग रहा था, और आप चारों खाने चित हो गए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए, जो बोया है वो काटना पड़ेगा और समय से पहले काटना पड़ेगा उत्तराखंड में। इसलिए जो नतीजे उपचुनाव के आए बिहार से, मध्य प्रदेश से निकलकर, उनका इम्पैक्ट ऐसा रहा कि आपाधापी में तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाकर माथापच्ची की गई है। आगे की रणनीति बीजेपी अब बना रही है, कैसे चुनाव में बेहतर किया जाए, ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि 47 में से 32 विधायक बताए जा रहे हैं कि चुनाव हारने की कगार पर हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल हैं। दिल्ली में अखबारों में ये खबरें
छपी हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे में 1/3 संख्या है विधायकों की जो रेड जोन में बताए जा रहे हैं। तो ये स्थिति कैसे आ गई पिछले 5 सालों में? और ये जितने विधायकों की संख्या इस बार बताई जा रही है, आज से पहले जितने भी चुनाव हुए उन चुनावों में इतनी बड़ी संख्या बीजेपी के विधायकों के लिए लचर प्रदर्शन की कभी नहीं आई। तो इस दफ़ा ऐसा क्या हो गया? तो ये तमाम जो हडल्स हैं इनको समय रहते बीजेपी निपटाना चाहती है, इसलिए दिल्ली से लेकर देहरादून तक जो मंथन का दौर है वो चल पड़ा है। आगे देखिए होता है क्या। कैमरामैन आशुतोष के साथ हेमवट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।